जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। नेक्स्ट डे गाइस, मैंने आप लोगों को प्लेन मिरर के बारे में बताया था एंड इमेज के बारे में भी बताया था। देखिए, सबसे पहले इमेज के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। इमेज के बारे में बताया था किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और मैंने बताया था कि ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है रियल, दूसरा होता है वर्चुअल। रियल इमेज में बताया था कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि जो रियल इमेज जिसमें बन रहा था वहाँ पे मैंने बताया था कि रियल इमेज केवल और केवल अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में संभव होता है। जो रियल इमेज होता है इसका फ़ोटो हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात की थी वर्चुअल इमेज में। वर्चुअल इमेज में मैंने बताया था कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब का फ़ोटो नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका फ़ोटो लिया जा सकता है, ठीक है। इसका फ़ोटो लिया जा सकता है, ओके। और बताया था कि आभासी प्रतिबिंब केवल और केवल समतल दर्पण में संभव है। किस में संभव है? समतल दर्पण में। नेक्स्ट फिर इसके बाद बताया था आप लोगों को फिर इसके बाद बताया था कि मिरर दर्पण क्या होता है। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में बताया था कि यदि कांच की समतल प्लेट को पॉलिश कर उसे एक परावर्तक तल बना दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट मैंने बताया था समतल दर्पण पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्या थी कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता 0 होती है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, प्लस का 1 होता है, ओके। नेक्स्ट आगे हमने कुछ ये इम्पोर्टेंट बातें बताई थी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे होती है। नेक्स्ट रूल बता दिया मैंने है। पहला रूल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा है, यदि आपतित किरण की दिशा को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित किरण हमारी 2 थीटा घूम जाएगी। नेक्स्ट अगला हमारा नियम है कि यदि कोई व्यक्ति है अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाह रहा है तो उसे समतल दर्पण अपने से आधी ऊंचाई का लेना होगा, ओके। ये तो थी हमारी प्लेन मिरर के बारे में बातें। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हिंदी में बोलते हैं गोली दर्पण। अब गोली दर्पण क्या होता है? तो गोली दर्पण के बारे में देखिए। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। क्या बोलोगे? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। इसके एक तल पर कांच की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप होता है। चांदी की कलई भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं कांच की कलई भी होता है। जैसे जो हमारा दर्पण होता है शीशा देखने वाला, तो इसके पीछे साइड जब आप देखोगे तो रेड कलर का, ठीक है, एक पेंट पॉलिश होता है। वो पॉलिश इसीलिए होता है ताकि हम वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसकी वजह से हम अपना चेहरा देख पा रहे हैं उसमें। अगर वो कांच की कलई या चांदी की कलई या लाल ऑक्साइड नहीं लेपित होगा तो वो एक प्लेन मिरर हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। इसके एक तल पर कांच की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण कहलाता है। अब स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ओके। इसको हम धीरे धीरे से पढ़ना अपना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट आगे हम अपनी बातों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ओके, ठीक है।
नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में बोलेंगे इसे गोली दर्पण। क्या बोलेंगे? गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण के बारे में सीखेंगे। तो गोली दर्पण, जैसा कि मैंने अभी बताया कि गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर कांच की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण कहलाता है। ओके, राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, गोली है दर्पण कांच के गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। ठीक है, इसके एक तल पर कांच की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप होता है। ठीक है, गोली दर्पण कहलाता है। ओके, क्या लिखा हुआ है कि गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर कांच की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप होता है तथा दूसरा तल यार क्या हो रहा है भाई? तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण कहलाता है। क्या होता है? गोली दर्पण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 2। नंबर पहला होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, नंबर पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, या जो भी मन आए तुम्हारा वो लिख लो। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ओके, तो इसको देख लेंगे। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर कांच की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। ओके,
नेक्स्ट इसी में अगर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए बात करें, ठीक है, तो 1 नंबर पे डालना है उत्तल दर्पण, दूसरे में डालना है अवतल दर्पण। या इसको हम थोड़ा सा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बनाने के लिए आप यहाँ पे करो, इसको लिख लो अवतल दर्पण, ठीक है, दर्पण, और इसको लिख लेता हूँ मैं उत्तल दर्पण। थोड़ा सा चेंजमेंट कुछ है तो इसको करेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसको कर लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा सा बस केवल थोड़ा सा कुछ चीज़ है उसको बनाना है, तो इसको इस तरीके से अवतल दर्पण और है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ओके, तो 1 बाय 1 इसको पढ़ना चालू करेंगे। इसको हटा देते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी है, पहली हेडिंग इंग्लिश में पहली हेडिंग है और हिंदी में डालेंगे अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। इंग्लिश में अगर डालना चाहो तो आप इसको कॉनकेव मिरर डाल सकते हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर। इसमें लिखेंगे इसमें परावर्तन, इसमें परावर्तन भीतरी तल पर होता है, भीतरी तल पर होता है, ठीक है। दूसरा नंबर लिखेंगे उत्तल दर्पण। इसमें लिखेंगे इसमें परावर्तन, इसमें परावर्तन उभरे या उभरने तल पर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखा। कॉनकेव मिरर क्या कहता है कि इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा भीतरी वाली तल पर होगा, एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है इसमें उभरे तल पर होता है। अब हम कॉन्वेक्स तथा कॉनकेव मिरर की पहचान करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट आगे हम फिगर बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास 2 फिगर हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे, और नेक्स्ट हमारा फिगर है ऐसे। ओके, थोड़ा सही से बना लेना है आपको क्योंकि मेरी कला सही है नहीं भाई, ठीक है, ऐसे। एक ये है और एक ये है। ओके, चित्र बना लेना है, ऐसे करके सबको बनाना है, ठीक है, बिना चित्र के दिक्कत रहेगी। ये इसको हम नाम देंगे M1 और ये हमारा नाम रहेगा M2। ये नाम है M1 और ये नाम है M2। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको डार्क साइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है। ओके, ये थोड़ा डार्क साइड। ओके, और इसमें भी थोड़ा हम डार्क साइड करेंगे यहाँ पे।
तो ये हमारा M1 एंड M2 है, ये हमारा P है, ठीक है, और ये हमारा C है। तो नेक्स्ट हमारा ये भी P रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं, ये हमारी है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, ठीक है। जो ये वाला तल है हमारा, इसको, और ये वाला जो तल है हमारा, ठीक है, इसको बोलेंगे पालिश किया हुआ तल। क्या बोलेंगे, पालिश किया हुआ तल, ठीक है, इसको बोलेंगे पालिश किया हुआ तल, ठीक है। सॉरी, पालिश किया हुआ तल इसको ये वाला बोलेंगे यार, ये तो परावर्तक तल है हमारा, ये वाला हमारा पालिश किया हुआ तल है, ये वाला, ये नहीं, ये वाला, और ये वाला जो हमारा ये वाला तल है और ये वाला तल है हमारा, इसको मिलाइए साथ में, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे परावर्तक तल। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। तो ये हमारा C हो गया, ये हमारा P हो गया, R हो गया, एंड C जो हमारा ये है, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र। नेक्स्ट ये जो हमारी है, इसको, ये जो हमारी ये है, ये और ये हमारी जो है, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो इसको भी नाम दे देंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। जो P ये हमारा पॉइंट है, ये इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इस, और ये अब इसका नाम दे देंगे कि ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, ये A है, और ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये चित्र हमारा B है, ठीक है। यहाँ से मैंने उत्तल, अवतल और उत्तल दर्पण को बनाया है, एंड यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या हेडिंग डालेंगे, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग जब हमारी डल जाएगी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो पहली हेडिंग हमारी होगी वक्रता केंद्र। क्या डालेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इंग्लिश में बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में देखेंगे। तो अब इसको देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तो इसको बोलेंगे कि गोले के उस केंद्र को, क्योंकि वक्रता केंद्र हमारा कहाँ ये है और इसका हमारा ये है, तो क्या बोलेंगे कि गोले के उस केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। लिख लीजिए यहाँ से, गोले के उस केंद्र को, गोले के उस केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, ये हमारी हेडिंग है। वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। गोले के उस केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है।
नीचे लाइन से चित्र ए व बी में, ठीक है, सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। ओके, यहाँ से देख लिया आपने कि चित्र ए व बी में सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। ओके, जब आप लोगों ने यहाँ से देख लिया है कि सी दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है, हो गया ना? अगर हो गया हो तो यस, आगे से हट जाता हूँ। देख लीजिए एक बार कि वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो गोले की उस केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, चित्र ए व बी में सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसको फिर मैं हटाऊंगा। इस चित्र को बनाए ही रखना है। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। अगली हेडिंग क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको बोलेंगे कि गोले की उस त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, गोले की उस त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, गोले की उस त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नीचे लाइन से लिखेंगे चित्र ए व बी में, चित्र ए ये हमारा है, बी हमारा ये है। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा रफ हो गया है, याद रखना है। चित्र ए व बी में सी पी, क्या बोलेंगे? सी पी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। सी पी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो गोले की उस त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र ए व बी में सी पी दर्पण की क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे अगली हेडिंग पे, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे इसे प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। डालेंगे मुख्य अक्ष। इंग्लिश में हेडिंग को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, AXIES एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल AXIS। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस लिखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव ये हमारा है तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को, ठीक है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को
मिलाने वाली रेखा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव हमारा ये है और ये हमारी रेखा है, तो यहाँ पे इसका जो मध्य बिंदु ये है, इसी को हम बोल देंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, याद रख लेना है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। नीचे लाइन से लिखेंगे, चित्र ए व बी में सी पी, ठीक है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। CP दर्पण का CP PC, ठीक है, PC दर्पण का मुख्य अक्ष है। ठीक है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। ओके, तो यहाँ पे बता दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो PC लाइन जा रही है वही दर्पण का मुख्य अक्ष है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग आएगी दर्पण का द्वारक। अगली हेडिंग आएगी दर्पण का द्वारक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। तो ये दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल ये हमारा M1 और M2, यहाँ से अगर एक मैं रेखा डाल दूँ यहाँ पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक द्वारक हो जाएगी। ये रेखा हमारी क्या हो जाएगी, एक द्वारक हो जाएगी। ठीक है, ये दर्पण का द्वारक हो जाएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। लिखेंगे नीचे से, चित्र ए तथा बी में या ए व बी में M1 M2 दर्पण का द्वारक है। ठीक है, चित्र ए व बी में M1 M2 दर्पण का द्वारक है। ओके, तो यहाँ से हमने देख लिया है कि ये हमारा अपर्चर ऑफ मिरर आपने देखा है। तो चित्र ए व बी में यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचने की कोशिश करूँ धीरे से, ये ऐसे करके, ठीक है, ये
और इसको मैं ऐसे अगर ड्राइव करने की कोशिश करूं तो ये हमारा क्या है, एक अपर्चर ऑफ मिरर है दर्पण का द्वारा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज आप लोगों को मैंने कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट डे आगे हम बढ़ेंगे। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हों, समझ में आ रही हों, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास में, अपने साथी लोगों के पास में व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं एंड इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हैं। आपका अपना चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज बहुत जल्दी एक अच्छी बुलंदी पे पहुंचे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं। यहाँ पे आज हमारे पास वाइट बोर्ड है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो आप ही लोग बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ पाएंगे। बस केवल मेहनत मेरी है, कर्म आपका है कि आप क्या करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर किया, सब्सक्राइब बढ़वाए, वाचिंग टाइम बढ़वाया, तो यही चीज़ें हैं आपको और अच्छे से बेनिफिट हो सकती हैं। आपके आगे आने वाले समय में आपके साथी लोग, आपके भाई लोग, आपकी बहन लोग जो भी पढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको आपके साथ में जितने भी लोग आएंगे वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेटअप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। बस मेरी कामना यही है, आप लोगों से बस कहना यही है कि अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड सब्सक्राइब भी चैनल को करिए एंड शेयर भी करिए। ओके।